हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो लगभग सारे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में है। और उस मुद्दे का नाम है सीमा हैदर का मुद्दा। हम लोग इसके ब्रीफ में इसके बारे में समझेंगे, हम लोग इसके व्यवहारिक पक्ष को समझेंगे, इसके लीगल पॉइंट्स को समझेंगे और इसके जो लव एंगल वाला पक्ष है उसको इग्नोर कर देंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम लोग ब्रीफ में समझेंगे तो पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। एक नवयुवक है जिसका नाम है सचिन और नोएडा का रहने वाला है। पबजी खेलते हुए उसकी मुलाकात पाकिस्तानी मूल की एक महिला है जिसका नाम है सीमा हैदर, उससे हो जाती है। कुछ समय बाद वो महिला जो पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर है वो भारत आती है और सचिन के साथ नोएडा में रहने लगती है। नोएडा चूँकि उत्तर प्रदेश का पार्ट है, तो जब इसकी खबर यूपी एटीएस टीम को लगती है तो वह इसकी जांच पड़ताल करने में लग जाती है। बहुत ब्रीफ में है। अब देखें आखिर हो क्या रहा है। थोड़ा बहुत सीमा हैदर के बारे में जान लेते हैं। सीमा हैदर पाकिस्तानी मूल की महिला है। उनके पति का नाम गुलाम हैदर है। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं। जो सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर हैं वह शारजहाँ में रहते हैं, यूएई में रहते हैं। और सीमा हैदर जो कि 27 वर्ष की युवती हैं, वो पाकिस्तान में रहती है। जब पबजी खेलते हुए उनकी मुलाकात सचिन से होती है तो वह पहले पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से शारजहाँ जाती हैं और वहाँ से फिर काठमांडू यानी नेपाल होते हुए भारत में इंटर करती हैं और भारत में लखनऊ आगरा होते हुए नोएडा जाती हैं और वहाँ पर जा कर के सचिन के साथ अगर हम लोग देखें तो पाएंगे क्या इस तरीके का जो केस है पहली बार हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। अगर हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाए तो हम लोग देखेंगे कि एक एक्टर शोएब मलिक थे, उन्होंने भारत की जो टेनिस स्टार है सानिया मिर्जा, उनके साथ शादी किया। इसी तरीके से पाकिस्तान के बॉलर हैं हसन अली, उन्होंने शादी किया सामिया आरजू के साथ। थोड़ा और पीछे जाएँ तो ज़हीर अब्बास जी ने शादी किया कानपुर के रहने वाली रीता लूथरा जी के साथ। इसी तरीके से मोहसिन खान के रिलेशन रहे रीना राय जी के साथ। और इसी तरीके से सलमान तासीर ने एक भारतीय पत्रकार थी तवलीर से, उनके साथ शादी किया। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस केस में और उस केस में डिफरेंस क्या है इसको समझें। जो मैंने अभी सारे केस बताए उसमें एक दूसरे के साथ शादी की गई, पूरे वैलिड पॉइंट्स थे। एक दूसरे के जो कूटनीतिक संबंध हैं उनको फॉलो करते हुए शादी हुई। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इलीगल एंट्री हो रही है एक पाकिस्तानी मूल की महिला की, जिसने कहीं ना कहीं भारत के सामरिक जो दृष्टिकोण है उस पर बाधा पहुंचाई है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से लीगल पॉइंट्स हैं और कौन कौन से व्यवहारिक पॉइंट है जिसको ब्रीच किया जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो काफ़ी लोग दो तरह से बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इस महिला को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर जिस हिसाब से कट्टरपंथ है उस हिसाब से इसकी हत्या की जा सकती है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, गलत तरीके से एंट्री की गई है, इसको वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए। तो हम लोग इस पूरे पक्ष को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो आर्टिकल 5 से 11 है वो भारतीय नागरिकता से संबंध रखता है। उसमें बताया जाता है कि कौन सा नागरिक भारत के स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान का था, कौन भारत का माना जाएगा, इस तरीके की सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए जिसके आधार पर ये डिफाइन किया गया कि कौन भारत का नागरिक है और कौन पाकिस्तान का नागरिक है। अब आते हैं एक्ट के बारे में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो नागरिकता के संबंध में अपने हिसाब से नियम कानून बना सकता है। इस दिशा में जो एक रूल है उसका नाम है इंडियन फॉरेनर एक्ट 1946, जिसके द्वारा ये डिफाइन किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट किसको फॉरेनर मानेगी, किसको नहीं मानेगी। इसी तरीके से एक कानून है इंडियन पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920। इसके आधार पर ये डिफाइन किया गया कि किसकी एंट्री लीगल है और किसकी एंट्री इलीगल है। अब इनके अलावा एक अभी संशोधन किया गया था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2019 का है, जिसमें बताया गया कि किसको नागरिक माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इस सिटीजनशिप एक्ट में जो 3 देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ की जो कैटेगरीज़ हैं, इसमें जो माइनॉरिटीज़ से जो इंडिया वापस आ रहे हैं उनको किस तरीके से इंडियन की सिटीजनशिप एक्ट मिलेगी उसको बताया जाएगा। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग गौर फरमाएं तो देखेंगे कि पाकिस्तानी मूल की जो सीमा हैदर महिला और मुस्लिम है, तो 2019 एक्ट के तहत उनको किसी भी तरीके से कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली है। उन्होंने फॉरेनर एक्ट 1946 को ब्रीच कर दिया है। उन्होंने पासपोर्ट एक्ट 1920 को ब्रीच कर दिया है।
इसके अलावा अगर हम लोग आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में एक सेक्शन होता है 120 बी, जिसके आधार पर सचिन के लिए भी सजा का प्रावधान हो जाएगा, जो कि आपराधिक गठजोड़ से संबंधित होती है। तो अगर हम लोग इन सारे घटनाक्रम को अगर समअप कर दे तो हम लोग पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो नियम कानून है उनको ताक पर रखा गया और कहीं ना कहीं उनको ब्रीच किया गया है। अब अगर हम लोग इसके व्यवहारिक पक्ष को देखें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर उसको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो शायद उनकी हत्या हो जाएगी, उनका मर्डर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? तो देखिए, जो इंडिया में है, इंडिया ने कुछ कानून बनाए हुए हैं, भारत के कुछ कानून है जिसके हिसाब से किसी भी व्यक्ति को जो बाहर का रहने वाला है उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है। इसका जो रिसेंट एग्जांपल है वो आप अदनान सामी को देख सकते हैं। आपको कुछ समय भारत में रहना पड़ेगा, भारत में कुछ समय गुजारना पड़ेगा, फिर उसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा, उसके बाद आप भारत की सिटीजनशिप पा सकते हैं। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो हम लोग पाएंगे कि कहीं ना कहीं कहीं पर मिस्टेक हो रही है। जैसे जो सीमा हैदर है, ये पूरा घटनाक्रम मार्च से चालू हुआ था और सीमा हैदर इसके पहले भी एक बार काठमांडू आ चुकी थी। उसके बाद दोबारा वो काठमांडू आई, अपने बच्चों को लेकर के आई, चारों बच्चों को। और काठमांडू से आने के बाद वो आगरा और लखनऊ होते हुए नोएडा गई, वहाँ पर बस गई। हमारी जांच एजेंसी से कहीं ना कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है। दूसरी चीज़, जब पबजी को बैन हुए 3 साल हो चुका है, तो ये जो घटनाक्रम हुआ है मार्च में हुआ है। इतने समय बाद ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर हम लोग इसके व्यवहारिक पक्ष को देखें तो हम लोग पाएंगे कि अगर इलीगल चीज़ों के आधार पर लोग एंट्री करते हैं देश में, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे देश की सामरिक सुरक्षा पर कोई व्यवधान पहुंचता है और देश के लिए कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो देश की एकता और एकजुटता पर बाधा पहुंचाती हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। दूसरी चीज़, अगर ये सारी चीज़ें इसी तरीके से होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक ऐसी परिपाटी बन जाएगी जिसमें लोग कहीं ना कहीं मानवता का, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का और कहीं ना कहीं इमोशनल एक जो पॉइंट है उसको लेते हुए भारत की जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है उसको बीच कर देंगे। तो अगर हम लोग सारी चीज़ों को समअप करें तो हम पाएंगे कि अगर हम लोग देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिसमें मानवीय दृष्टिकोण से तो हमको ऐसा लगेगा कि नहीं, उनका रहना यहाँ पर उचित है। लेकिन अगर हम लोग एक राष्ट्र के रूप में आगे जाएँ तो हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई है वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई महिला अपने 4 बच्चों के साथ देश के अंदर एंट्री कर ले? हम लोगों के लिए तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है। तो एक महिला एक देश से दूसरे देश में आ रही है, वो भी तब जब दोनों देशों के बीच में रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं। इन सब सारी चीज़ों को अगर हम लोग गौर से देखें तो पाएंगे कि इसके बहुत सारे पक्ष भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्रतिपक्ष भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सारे घटनाक्रमों को सही तरीके से इस पर अगर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए तो हम लोग पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, और जहाँ पर भी देश की सुरक्षा का मुद्दा है वहाँ पर बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेकेंडरी हो जाती है। आशा करता हूँ आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिले होंगे जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। आगे फिर से हम लोग किसी दूसरे विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।